जय हिंद दोस्तों। मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे के लिए डेली 50 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज सेट नंबर 3 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की? महामल्ल और वातापी कोड दोनों की उपाधि किसने धारण किया था? तो ऑप्शन बी, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महामल्ल और वातापी कोड दोनों का उपाधि धारण किया। और किसको हराया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने आपका पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। कब? 642 ईस्वी में। देखिए, हर्षवर्धन को पहले हरा दिया पुलकेशिन द्वितीय ने 629 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे। अब फिर पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया नरसिंहवर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में, और वातापी कोड और महामल्ल की उपाधि धारण किया। वहीं आपका पूछता है कि किसके समय में ह्वेनसांग कांची आया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, लेकिन कांची किसके काल में पहुंचा था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में पहुंचा था। वहीं पूछता है कि महाबलीपुरम का एकास्मत रथ का निर्माण किसने किया? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने। और इस महाबलीपुरम का एकास्मत रथ में सबसे बड़ा कौन सा रथ है? तो युधिष्ठिर सबसे बड़ा। और सबसे छोटा बोलेगा रथ कौन सा है? तो आपका द्रौपदी, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं है। वहीं महेंद्र वर्मन के बारे में क्या है? मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने किया। और वही नरसिंहवर्मन द्वितीय, अरबों का आक्रमण किसके समय में हुआ? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय में हुआ। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने 2 उपाधि धारण किया था, राज सिंह और आगम प्रिय। राज सिंह और आगम प्रिय की उपाधि किसने धारण किया? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। फिर इन्होंने कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिससे द्रविड़ कला की शुरुआत भी इसी मंदिर से माना जाता है, और महाबलीपुरम का सौर मंदिर, दोनों का निर्माण कौन कराया है? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया है। वहीं नंदीवर्धन द्वितीय के बारे में क्या है कि कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कौन कराया है? नंदीवर्मन द्वितीय ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? देखिए, मंदिर बनाने की कला का विकास किस काल में हुआ? तो ऑप्शन सी, गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ। वहीं पूछता है कि आपका सबसे अधिक गांव जो है दान में किसने दिया था? तो गुप्त काल में सबसे अधिक जो है दान दिया गया था। वहीं लेकिन बोलेगा गांव को दान देने की प्रथा किसके समय में शुरू हुआ था? तो सातवाहनों के समय में। यह पता किससे लगता है? तो नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि सातवाहनों ने सबसे पहले गांव को अनुदान देने की स्टार्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। वहीं पूछेगा कि आपका शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा राजधानी थी। और देखिए, ये है ना, भरूत स्तूप का निर्माण बोलेगा कौन कराया था? देखिए, भरूत स्तूप का निर्माण कराया है अशोक, लेकिन भरूत स्तूप के चारों ओर दीवार से उसको घेराने का काम कौन किया है? पुष्यमित्र शुंग। इसलिए कहीं कहीं आपको जो है ये भरूत स्तूप का निर्माण में पुष्यमित्र शुंग दे देता है, जो कि गलत है, अशोक करवाया है। चलिए उसके बाद देवभूति के बारे में क्या है? तो देवभूति जो है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। वहीं वासुदेव, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। लेकिन वहीं कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? सुशर्मा हुआ। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पे कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पे कब बैठा? ऑप्शन ए, 322 BC में। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पे बैठा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 BC में हुआ, लेकिन गद्दी पे कब बैठा? 322 BC में बैठा है। वहीं बोलेगा कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस किसने कहा? जस्टिन ने। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस किसने कहा? जस्टिन ने कहा। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलिकस निकेटर को कब हराया था? 305 BC में हराया था। वहीं पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया? भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दिया है भद्रबाहु ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो अर्थवेद, ऑप्शन डी। अर्थवेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का
काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो आपका इब्न बतूता, ऑप्शन बी। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। यही क्वेश्चन आया था कि आपका इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया और 1342 में इसको चीन भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। वहीं इसिंग की बात करें तो इसिंग कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था। वहीं सिकंदर शाह को हुमायूं ने किस युद्ध में हराया था? तो सरहिंद के युद्ध में 1555 में। और फिर से जो है दिल्ली की गद्दी को जो है प्राप्त करने में हुमायूं सफल रहा था। बर्नी का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? जियाउद्दीन बर्नी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? दिए गए प्रश्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया, सही बात है। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग से संबंधित था, बलबन शुरू किया है। दीवाने कोही जो है कृषि विभाग से संबंधित था, किसने शुरू किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया है। तो इसमें कौन गलत है? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? ऑप्शन बी 62 में। देखिए 62 में दास प्रथा का अंत और अपने आप को हरम दल से मुक्त भी किया 1562 में। वहीं 1563 में क्या? तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। 64 में जजिया कर की समाप्ति 1564 में। वहीं 1556 क्या है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में। देखिए 1542 में अकबर का जन्म हुआ और अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ, लगभग 13.5 से 14 वर्ष की आयु में। चलिए यही पूछता है कि सबसे कम आयु में जो है कौन सा मुगल बादशाह गद्दी पे बैठा था? तो बाबर। सबसे कम आयु में जो है गद्दी पे बैठने वाला शासक कौन था मुगल में? तो बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? किसके शासनकाल में कहा जाने लगा था? तो अलीवर्दी खां, ऑप्शन सी। अलीवर्दी खां के समय में बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया था कि उसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। वही पूछता है कि अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सिराजुद्दौला हुआ अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी। नहीं, अलीवर्दी खां बंगाल की गद्दी पे कब बैठा था? 1740 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? किसके समय में किया था? तो ऑप्शन ए वारिंग हेस्टिंग्स के समय में। वारिंग हेस्टिंग्स के समय में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। वहीं वारिंग हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? 1774 से 1785 जो है गवर्नर जनरल के रूप में। वहीं इसके समय में 4 प्रमुख काम हुआ। पहला, प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में कलकत्ता में हुआ। 1781 में प्रथम मदरसा की स्थापना। वहीं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था इसी के समय में। और बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1791 में। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 में। ये सब काम किसके समय में हुआ? वारिंग हेस्टिंग्स के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू कब हुआ? देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा आपका 19 जुलाई 1905, कहीं कहीं 20 जुलाई भी मिलता है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। लेकिन बंगाल विभाजन जो है लागू कब से हुआ? बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 से, ऑप्शन सी। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हुआ। वहीं पूछता है कि बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? बंग भंग आंदोलन की शुरुआत, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 7 अगस्त 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो झारखंड, ऑप्शन डी। भूमिज विद्रोह का संबंध झारखंड से था। वहीं भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 में हुआ था। वहीं भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण सिंह। देखिए भूमि पे ऐसे भी गंगा नदी कहाँ है? भूमि पे है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। गंगा नारायण सिंह आपका किस विद्रोह का नेता? तो भूमिज विद्रोह का नेता था। चलिए वो झारखंड में हुआ। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन सा विद्रोह हुआ था? कंद विद्रोह और पाइका विद्रोह। कंद विद्रोह और पाइका विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था? बिहार में ताना भगत आंदोलन। कब? 1914 में। बिहार में ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ। वहीं पंजाब की बात करें, पंजाब में कौन सा आंदोलन हुआ? कुक्का आंदोलन। कुक्का आंदोलन पंजाब में 1872 में।
नेता कौन था? भगत जवाहर मल। देखिए कुका आंदोलन पंजाब में, लेकिन कुकी आंदोलन मणिपुर में, कुकी आंदोलन मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोगों को पदों का भूखा कहा था। और वहीं कर्जन क्या बोला था? कर्जन बोला था कि आपका कांग्रेस जो है लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर जा रही है, मेरी आशा है कि इसे मरता हुआ देखूं, कर्जन ने कहा था। वहीं डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह डफरिन कहा था। वहीं अरविंद घोष ने क्या कहा था? तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। वहीं आपका कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था कांग्रेस का स्थापना। वहीं कांग्रेस को डफरिन का दिमाग का उपज किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन का दिमाग का उपज कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन बी 1920, लेकिन इसका छोटा डेट क्या है? 28 मई 1920। 28 मई 1920 को जो है जलियांवाला बाग जांच कमेटी ने जो है हंटर कमेटी का रिपोर्ट को प्रकाशित किया था 28 मई 1920 को। इनके अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 379। लेकिन कांग्रेस ने जो जांच समिति बनाई थी जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, उनके अनुसार मरने वाले की संख्या 1000 से ऊपर थी। और पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए जो है कांग्रेस जो है समिति ने रिपोर्ट किसने तैयार किया था? जो कौन किया था? महात्मा गांधी ने रिपोर्ट तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने कौन सा पुस्तक लिखा है? भारतीय विद्रोह के कारण। वहीं अमर सिंह कौन थे? बाबू कुंवर सिंह का बड़े भाई कौन थे? अमर सिंह थे, जो आरा के थे। वहीं मोहम्मद इकबाल ने कौन सा पुस्तक लिखा? तराने हिंद के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता का आंदोलन कहा था। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? वीर सावरकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहाँ है? अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कर्णप्रयाग में, ऑप्शन गया कर्णप्रयाग। वहीं रुद्रप्रयाग में क्या है? रुद्रप्रयाग में कौन कौन नदी मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। अब विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो ऑप्शन बी काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और पूछता है कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। वहीं काली मिट्टी भारत में लगभग कितना % पाई जाती है? 15% के आसपास पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 40 से 42%, और काली मिट्टी 15%। चलिए लाल मिट्टी में और काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा होता है? तो कपास का उत्पादन किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। लाल मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है। पूछता है कि किस मिट्टी में चूने का इस्तेमाल करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो लाल मिट्टी में चूने का इस्तेमाल करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ता है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ता है? तो डंकन पास ऑप्शन हो जाएगा सी। डंकन पास जोड़ता है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ता है डंकन पास। वहीं कोको स्टेट म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को जोड़ता है। वहीं 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। पाक स्टेट तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक स्टेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो हिमाद्री, ऑप्शन बी हिमाद्री को ही क्या कहा जाता है? बृहद हिमालय बोलिए, चाहे आपका हिमाद्री बोलिए। इसी में जो है आपका नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा ये सब चोटी पाई जाती है। वहीं बात करें कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पहाड़ी जो है कहाँ है, किस हिमालय में पाई जाती है? तो ट्रांस हिमालय में।
मध्य हिमालय की बात करें तो पीर पंजाल अधौलाधर जो है किस हिमालय में पाई जाती है? मध्य हिमालय में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो ऑप्शन बी 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है म्यांमार के साथ। कौन कौन है? तो आपका मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। पूछेगा सबसे ज़्यादा सीमा भारत के किस राज्य का म्यांमार से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहीं 5 जो ऑप्शन है, 5 भारतीय राज्य किससे लगता है? तो चीन से, नेपाल से 5 भारतीय राज्य जो है सीमा को स्पर्श करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, काराकुम रेगिस्तान स्थित है। काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो तुर्कमेनिस्तान में। ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है काराकुम रेगिस्तान। वहीं ईरान में क्या है? दस्त लूट मरुस्थल कहाँ है? ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी झील रूस में स्थित नहीं है? कौन सी झील रूस में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन डी विनिपेग है। देखिए विनिपेग झील जो है रूस में स्थित नहीं है। कहाँ है? विनिपेग झील कनाडा में है। बाकी ओनेगा झील, लाडोगा झील, बेकाल झील, ये सब कहाँ है? रूस में स्थित है। वहीं बोलेगा कि सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील जो रूस में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए विकल्प में से कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है? कौन सा इसमें से भू आवेशित देश नहीं है? तो ऑप्शन बी पलाऊ। पलाऊ जो है भू आवेशित देश नहीं है। वहीं बात करें अंडोरा, माल्डोवा, मलावी सब भू आवेशित देश है। पूरे विश्व में कितना भू आवेशित देश है? तो 44 जो है पूरे विश्व में भू आवेशित देशों की संख्या है। वहीं एशिया में कितना है? तो एशिया में 11 देश भू आवेशित देश है। और वहीं यूरोप की बात करें तो 15, अफ्रीका में कितना है? 17। सबसे ज़्यादा भू आवेशित देश जो है किस देश में है, किस महादेश में है? तो अफ्रीका महादेश में। वहीं दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में 2 देश है जो है भू आवेशित देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? केरल। ऑप्शन सी केरल में है पंबा सिंचाई परियोजना। वहीं केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुझा। भरतपुझा जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है। वहीं पेरियार नदी जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बोले तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, ये सब बिहार के किस क्षेत्र में आएगा? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। यहाँ सबसे अधिक गन्ना होता है। वहीं गन्ना की बात करें तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना होता है? उत्तर प्रदेश। लेकिन चीनी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपका महाराष्ट्र में। वर्तमान में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। लेकिन देश की बात करें, देश में सबसे अधिक गन्ना या चीनी दोनों में तो ब्राज़ील 1 नंबर में है, भारत का स्थान दूसरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी समिति का संबंध किस कर से है? अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है रेखी समिति। देखिए रेखी समिति और एल के झा समिति दोनों अप्रत्यक्ष कर से। वहीं प्रत्यक्ष कर की बात करें तो वांचू समिति। वांचू समिति किससे है? प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो आपका ऑप्शन डी भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना कब शुरुआत हुआ था? अक्टूबर 2017 में। बाकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सागरमाला परियोजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये तीनों 2015 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो दूसरी, ऑप्शन ए। देखिए 4 इस्पात संयंत्र ज़्यादा पूछता है। सबसे पहला आपका छत्तीसगढ़ में भिलाई 1955, दुर्गापुर 1956, राउरकेला 1959 और वहीं बोकारो की बात करें तो 1964। आपका चारों किसके सहयोग से? तो पहला जो है छत्तीसगढ़ वाला जो है भिलाई रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, वहीं राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और बोकारो रूस के सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र में आता है? शिक्षा तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। ऑप्शन सी शिक्षा तृतीयक क्षेत्र में आएगा। वहीं प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? कृषि आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में जितना उद्योग है द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा, जितना निर्माण करने वाला फैक्ट्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? आरबीआई द्वारा जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो दर। देखिए, रेपो दर होता है, रेपो दर में क्या होता है? आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को ऋण देती है, लेकिन रिवर्स रेपो दर में आपका कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को ऋण देती है। वहीं पूछता है, देखिए रेपो दर और बैंक दर दोनों दर जो है, दोनों में क्या होता है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को ऋण देती है, लेकिन अंतर क्या है? देखिए अंतर यह है कि बैंक दर जो है दीर्घकालीन होता है, लेकिन रेपो दर अल्पकालीन होता है। यही दोनों में अंतर है, बैंक दर और रेपो दर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में है कर और शुल्क लगाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो ऑप्शन ए, प्रस्तावना में देखते हैं, प्रस्तावना में। वहीं प्रस्तावना से पूछता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? उन्मूलन करना है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार का लक्ष्य क्या है? सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18। चलिए वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान किया गया था? देखिए किस ये में? तो 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन में कहा गया था कि मंत्रिपरिषद द्वारा कोई भी अगर बिल भेजा जाता है तो उस पर राष्ट्रपति का सहमति देना अनिवार्य है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में कहा कि वो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद द्वारा भेजे गए बिल को पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकती है। यह अधिकार दिया है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? देखिए कौन थे? जीबी मावलंकर। ऑप्शन बी, प्रथम ये लोकसभा अध्यक्ष भी थे, इन्हीं के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीबी मावलंकर। कौन लाया था? जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी की ओर से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीबी मावलंकर के खिलाफ 1954 में। वहीं बात करें जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध भी अविश्वास कौन लाया था? जेबी कृपलानी नहीं। वहीं बी.आर. जाखड़ की बात करें तो कौन सा ऐसा लोकसभा अध्यक्ष है जिसका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक था? तो बी.आर. जाखड़। और कौन सा लोकसभा अध्यक्ष एससी जाति से था और कौन सा लोकसभा अध्यक्ष का पद पे मृत्यु हो गया था? तो जीएमसी बालियोगी। दोनों एससी प्लस पद पे रहते मृत्यु जीएमसी बालियोगी का। लेकिन वहीं पूछेगा कि कौन सा लोकसभा अध्यक्ष जो है एसटी जाति से था? तो पीए संगमा। और कौन सा लोकसभा अध्यक्ष बाद में राष्ट्रपति बने थे? तो आपका नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया था? सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन ए, जून 2005 में जो है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिला। लेकिन वहीं बोलता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005। वहीं सूचना का अधिकार लाने वाला व्यक्ति कौन था? अरुणा राय। सूचना का अधिकार लाने वाला व्यक्ति अरुणा राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ऑप्शन ए, पंचायत सचिव करता है। वहीं बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा सही है? कथन ए है, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। सही बात है। ऑप्शन बी में क्या है? कथन बी क्या है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। दोनों सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन ए क्या बोला है? ए और बी दोनों सही है और बी स्पष्टीकरण है ए का। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है, ठीक है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन बी का सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दिया गया? तो ऑप्शन बी 1949 में, 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। वहीं हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं आपका 14 सितंबर को, लेकिन विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, पंचायती राज किस सूची का विषय है? देखिए पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची, ऑप्शन ए, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, ऑप्शन ए, ये हो जाएगा। और हरित गृह प्रभाव की खोज कौन किया था? जोसेफ फोरियर ने, जोसेफ फोरियर ने हरित गृह प्रभाव की खोज किया था। और हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक किस गैस का योगदान? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं? तो ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी गैस है जो हानिकारक और लाभदायक दोनों होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से, जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब आया था? 2000 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 2003 में। कार्टेजेना प्रोटोकॉल लागू हुआ 2003 में। और कार्टेजेना कहाँ है? तो कोलंबिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में मैंग्रोव वन यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन, ऑप्शन बी, सुंदरवन में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन बोलेगा विश्व में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन किस देश में पाई जाती है? तो बांग्लादेश में 60% और भारत में 40%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 45, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब है? 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया था? कौन सा नहीं लिखा गया? विसर्जन है, द कोर्ट डांसर, गार्डनर, तीनों रविन्द्रनाथ टैगोर का है, लेकिन नेचर क्योर, ऑप्शन डी, नेचर क्योर किसका है? मोरारजी देसाई का है नेचर क्योर। वहीं बोलेगा रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि के लिए 1913 में। लेकिन गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? 1912 में। 1912 में वाई बी इट्स ने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद 1912 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो पहली बार कब नामित किया गया था? ऑप्शन बी, 1937 में पहली बार नामित किया गया था। और महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया था, 1937, 1938, 1939, 1947, 1948, 5 बार नामित किया गया था, लेकिन एक बार भी दिया नहीं गया। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। वहीं महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए, यूनिडो का मुख्यालय वियना है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 49, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो लूना 9, ऑप्शन ए, लूना 9 जो है चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। कब उतरा था? 1968 में उतरा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? रत्नागिरी मठ कहाँ है? ऑप्शन बी, उड़ीसा में है। रत्नागिरी मठ कहाँ है? उड़ीसा में। कल एक क्वेश्चन छोड़ा गया था, जिसका कौन सा क्वेश्चन था कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। लेकिन संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव थे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।